राजेंद्र शास्त्री जी और सूरत बार डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के माननीय श्रीगण, देवी स्वरूपम कर्म साक्षी यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ते स्यात् तावत् तं सुस्थिरो भव। हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय जी का सम्मान करें। किरण भाई के इलाके से भी निवेदन है कि वो भी पधारे। युवराज भाई पोखरना मंच पर आए। युवराज अभी पार्थ भाई मदारी आए और भगवत गीता लेकर के अनुग्रहित करें। हमारे मंदिर मैं सचिन भाई से निवेदन करता हूं कि वो श्री नीलकंठ जी बरोड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सूरत सिटी बार एसोसिएशन के, वो श्री अमर भाई पटेल जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उनका गीता लेकर के सम्मान करें। SVNIT में जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी और सूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की, उनका गीता देकर के उनका सम्मान करें। दिनेश का भी परिचय। दिनेश SVNIT स्पीकर जो कि GSAU ऊपर की पोस्ट है। ऐसे नाते वहाँ सभी लोगों का जो स्टूडेंट बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है, उनका समन्वय करते हैं और स्पीकर के नाते वहाँ कार्य कर रहे हैं। अभी मैं हमारे फौजी भाई का सम्मान करें। पहले सेशन के मुख्य वक्ता और जिस विषय पे बोलने वाले लीगल टूल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल टूल्स, और जब लीगल टूल्स अगर किसी से समझना है और उसमें अश्विनी उपाध्याय जी से समझना है तो उनसे बेस्ट एडवोकेट पूरे भारत भर में कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने वकालत को पेशे के साथ समाज के प्रश्नों के समाधान के लिए समर्पित कर दिया। लीगल एक्टिविज्म एक पब्लिक लीडरशिप का एक प्रकार है। राजनीति, मीडिया, समाज सेवा, सेवा कार्य, उसके साथ साथ में ये वकालत का क्षेत्र में लीगल राजनेता भी है, वकील भी है। आपका जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश की धरती पर 1975 में हुआ। आपने लॉ चौधरी शरण सिंह यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते आप सेवा दे रहे हैं। करते हैं वो किसके लिए करते हैं, क्या करते हैं, वो आप लोग भी जानते हैं और बाकी सब जानते हैं। लेकिन अश्विनी जी ने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक
और इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से मुद्दे उठाए वो बहुत ही, तो इस प्रकार का लीगल एक्टिविज्म, लीगल के माध्यम से समाज की सेवा कैसे की जाए, देश के प्रश्नों का हल कैसे किया जाए, उसका एक उत्तम उदाहरण अश्विनी जी कर रहे हैं। मैं उनका यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको आकर्षित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, नारियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। देखिए दूसरी बातें हुआ है, मैं कुछ आप लोगों से शुरुआत में प्रश्न पूछूंगा तो आप लोग उसका उत्तर जरूर दीजिए। सूरत का असली नाम क्या है? यहाँ पे कौन सा इंग्लिश रूलर यहाँ रूल करता था? नहीं, मतलब कौन था? अंग्रेजों के जमाने में एरिया बटा हुआ था कि यहाँ कौन रूल करेगा, यहाँ कौन करेगा, यहाँ का वायसराय कौन होगा, यहाँ का वायसराय कौन होगा। बहुत बड़ी तारीफ। यहाँ पे कौन मुगल रूलर था? तो मैं आप लोगों का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा केवल एक मैसेज ये था कि हम जहां पे भी हैं उसके बारे में थोड़ा सा क्यूरियस हो जाए। क्या, कैसे, जो सामने दिख रहा है उसके बारे में कोई जानकारी की जरूरत नहीं। सड़क टूट रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, रेप हो रहा है, उसके बारे में जानकारी की जरूरत नहीं, तो पेपर में निकल रहा है। लेकिन एक्चुअली में हम क्या थे? हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज कितने महारथी थे, कितने ईमानदार थे, कितने बलवान थे, कितने शक्तिशाली थे, कितने कॉन्फिडेंट थे, वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और लीडरशिप स्किल के लिए आपको आज की डेट में अंग्रेजी वाली किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। लीडरशिप स्किल डेवलप करने के लिए आपको वर्तमान में ये जो दो चार कोई अमेरिका का, कोई यहाँ का, कोई वहां का किताब, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। पहला हवाई जहाज हमारे पूर्वजों ने डेवलप किया महाराष्ट्र में, वो राइट वगैरह नहीं किया था, झूठ है, फेक है। उन्होंने ब्रांडिंग कर लिया, इसलिए उनको लगता है कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया। और सब उसमें 3 शब्द जरूर ध्यान रखें। लीडरशिप स्किल का पहला पहलू है मंशा वाचा करना। आप दूध का काम करते हो, आप कपड़े का काम करते हो, आप वकालत करते हो, आप पढ़ाई करते हो, जो कुछ करते हो, 3 चीज जरूर होनी चाहिए, मनसा वाचा कर लेंगे। लेकिन ऐसा मान के चलो कि आज जो हमें मिला हुआ है, आज 7 जनवरी 2023, ये मेरा आखिरी दिन है, इसलिए जो काम करना है यही करना है, आज ही करना है, और आज खत्म करके शाम तक उसको फिनिश भी कर देना। मैं ये नहीं कर रहा सारे काम एक दिन में फिनिश हो जाते हैं, लेकिन एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहे। इसलिए मैं तो कई बार खासतौर पे जो बड़े लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, महीने में एक बार श्मशान भूमि में जरूर जाइए। महीने में एक बार किसी का अगर अंतिम संस्कार हो उसमें शामिल जरूर हो जाइए। उससे अपने क्षेत्र की करता हूं, जिस तरीके से घर चलता है वैसे ही आपका मोहल्ला चलता है, जिस तरीके से मोहल्ला चलता है वैसे ही आपका प्रदेश चलता है, जिस तरीके से प्रदेश चलता है वैसे ही देश चलता है। अब घर कैसे चलता है? मान लीजिए 4 भाई हैं, 4 भाइयों ने तय कर लिया, एक ये वाला काम करेगा, दूसरा व्यापार करेगा, तीसरा सेना में जाएगा, चौथा ये करेगा, और पिताजी को बोला भाई आप पिताजी आप घर संभालो, हम चारों भाई मिलकर काम कर रहे हैं। तो पिताजी की क्या ड्यूटी है? पिताजी की ड्यूटी है वो चारों के परिवार को अच्छी तरीके देखना, उनको संभाल के रखना। और सो कॉल्ड अमेरिका, रूस, जो बहुत बहुत टाइम के कल्चर है,
हम उनसे सीख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जोर से बोलिए जरा। सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास, नारी तू नारायणी। हमको आज की राजकुमार का नाम राज्य पे नहीं होता था, लड़की का नाम उस राज्य पे होता था। गंधार देश की राजकुमारी, कौशल की राजकुमारी, सौमित्र की राजकुमारी, कौंतल की राजकुमारी। हमें लोग फेमिनिज्म सिखाते हैं। इससे बड़ा क्या होगा? जब युद्ध हुआ रावण से, तो उनका सेनापति मार दिया गया, राजा कहेंगे। रावण बहुत बलशाली था। अब जरा आप सोचो, लंका से अगर उस जमाने में हमारे पास ट्रेवल के पूरे सिस्टम नहीं थे, तो रावण अपनी पूरी सेना लेके लंका से पेशावर कैसे पहुंचा? वो कह के एग्जैक्टली पेशावर है। कैसे पहुंच गया? समुद्र भी क्रॉस किया, पूरा आपका इधर से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड क्रॉस करते हुए फिर हिमालय क्रॉस किया और पेशावर पहुंच गया। कैसे? अरे ये सिस्टम था हमारे पास। दूसरा, जब आर्टिकल 351 में संविधान सभा में कहा गया, संविधान में लिखा हुआ है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, और इसकी ड्यूटी केंद्र सरकार को दिया। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, हो रहा था भाई ये काम करेगा कौन, तो बोले नहीं, इसको राज्यों पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि राज्य तो अपनी अपनी मातृभाषा को प्रमोट करेंगे, संस्कृत को प्रमोट नहीं करेंगे, इसलिए इसकी ड्यूटी किसको डाल दिया? केंद्र। लेकिन केंद्र ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए हमारे आज की डेट में यहाँ पे जितने लोग हैं, सबकी 10वीं की किताब एक थी क्या? जोर से बोलिए जरा। मतलब गुजरात के सूरत के एक हॉल में बैठे हुए सब लोगों की 10वीं की किताब एक, 12वीं की किताब एक। इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो कैसे मिलेगी? अल्टीमेटली कोचिंग में जाओगे, कोचिंग में सब लोग एक किताब पढ़ेंगे। इस देश के साथ कैसे कैसे खेल रहा है। कोचिंग में सबकी किताब, 10वीं 12वीं में CBSE से अलग किताब पढ़ो, ICSE से अलग पढ़ो, गुजरात बोर्ड से अलग पढ़ो, सब लोग अलग अलग पढ़ो। 5000 रुपए जहाँ फीस लगती है उसकी अलग किताब है, जहाँ 2000 रुपए फीस लगती है उसकी अलग किताब है, सरकारी वाले स्कूल की बिल्कुल अलग किताब है। अल्टीमेटली कोचिंग करने आओ, कोचिंग में हम सबको एक किताब पढ़ा देंगे। अरे जब एग्जाम एक होता है तो सबकी किताब अलग अलग क्यों? और सूरत की क्यों? यूपी, बिहार, बंगाल पूरे देश की है क्यों नहीं? भाई फिजिक्स की किताब पूरे देश की हो सकती है कि नहीं? केमिस्ट्री की हो सकती है, जूलॉजी की हो सकती है, इंग्लिश की एक हो सकती है। मान लो 10 किताबें, उसमें 7 किताबों का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है। हाँ, लोकल जिलों में गुजरात का है, गुजरात की हिस्ट्री पढ़ाना, उसकी अलग किताब पढ़ सकते हैं। गुजरात का कल्चर पढ़ाना, उसके अलग गाड़ियों में। और ऐसे और काम करो, इस तरीके का डेवलपमेंट करो जिससे विश्व का 4 वाक्यों में संविधान का उद्देश्य यही है। संविधान का उद्देश्य है राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य के बारे में मैंने आपको बताया, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का सब करते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, मैं लेकर जाता हूँ जिस देश में जितने अच्छे नियम, क्योंकि भारत में कानून का राज है और हमारे कानूनी बहुत घटिया है, इसलिए सारी समस्याएं हैं। आप अब आगे से मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आज के बाद जो आपको समस्या नजर आए उसकी आप रूट का एनालिसिस करना। रूट का एनालिसिस मतलब समस्या क्यों आई, अंत में आपको घटिया कानून मिलेगा। सड़क टूटी क्यों? कमीशन ज्यादा खाया गया क्यों? भ्रष्टाचार हो गया क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार हमारा कानून बहुत घटिया है। मैक्सिको में एक व्यक्ति ने चिट फंड स्कैम किया, उसको 1,41,000 साल सजा हुई। कितने साल सजा? 1,41,000 साल से।
उसने केवल 16,000 लोगों का चिटफंड कंपनी, चिटफंड समझते हैं ना, वो जो कहते हैं पैसा जमा करो आप 1 साल के अंदर डबल कर देंगे, वो वाला। मैक्सिको में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बना के 16,000 लोगों को धोखा दिया था, उसको 1,41,000 साल सजा हुई। हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की भी नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का पूंजी घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की भी नहीं हुई। मेरे हाथ में ये फेडरल पिनल कोड है, ये अमेरिका में चलता है। जैसे इंडिया में इंडियन पिनल कोड है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। हमारे वकील साथी भी बैठे हुए। भारत में किडनैपिंग सेक्शन 363 है इंडियन पिनल कोड में, किडनैपिंग की सजा 7 साल। कितनी है? एक को किडनैप करो तो भी, वो भी मैक्सिमम मिनिमम 3 साल। तो 3 से 7 में जितना जज की मर्जी हो जाए उतना कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 5 उसकी मर्जी। और एक को किडनैप किया तो भी 7 साल, 5 को किया तो भी 7 साल, 10 को किया तो भी 7 साल। फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की सजा मिनिमम 50 ईयर और मैक्सिमम 100 ईयर। मान लो मिनिमम वाला भी किया तो एक को किडनैप किया तो 50 साल, 2 को किडनैप किया 100 साल, 3 को किया तो 150 साल, 4 को किया तो 200 साल। अभी बताओ किडनैपिंग अमेरिका में कम होगी, भारत में कम होगी? हमारे देश में मर्डर की एक धारा है 302, गला दबा के मार दो, 35 टुकड़े करके मार दो, आफ्ताब स्टाइल में मार दो, जिस तरह स्टाइल मार दो। धारा केवल एक। या अभी जैसे दिल्ली में हुआ तो रोड को घसीटते हुए सबने देखा होगा, 12 किलोमीटर तक घसीट के लिए। जैसे अमेरिका में मर्डर की 10 धारा। अब चूंकि हमारे यहाँ धारा 1 है तो रेयर है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, वो जज की मर्जी पे है। वो आजीवन कारावास दे या फांसी दे, वो भी जज की मर्जी पे है। बहुत बड़ा वकील आया तो फांसी को आजीवन कारावास करा लेगा। अगर इधर वाला वकील बड़ा रहा तो आजीवन कारावास को फांसी करा देगा। बड़ा वकील आया तो बेल हो जाएगी, नहीं होगी तो जेल हो जाएगी। तो डिपेंड करता है जज की मर्जी क्या है, वकील कैसा है। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा, एक पूरा चैप्टर मर्डर का ही। हमारे यहाँ धारा, हमारे यहाँ केवल एक धारा है मर्डर पे, यहाँ पूरा एक चैप्टर है मर्डर। और कैसे? मर्डर किया तो अलग, मैनस्लॉटर किया तो अलग, बुचरिंग किया तो अलग, जेनोसाइड किया तो अलग, हेट क्राइम किया तो अलग। 10 धाराएं। किस तरीके से आप मार रहे हैं, कितना उसको तड़पा के मार रहे हैं, उसके लिए अलग अलग धारा है। इसलिए अमेरिका में अगर आप लोग गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, तो मर्डर पे 6,000 साल सजा होती है, 8,000 साल सजा होती है। और कोई सजा वहां पे एक साथ नहीं चलती, सब एक के बाद दूसरी बात इसी। एक को मर्डर किया, एक आजीवन कारावास, 5 को मर्डर किया तो 5 आजीवन, एक आजीवन कारावास का मतलब 100 ईयर, तो 5 मर्डर किया तो 500 साल। अमेरिका देखो, क्राइम अमेरिका में कम है, भारत में। अमेरिका में इस फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123, 123। भारत के इंडियन पिनल कोड में केवल 23 चैप्टर। अब आप जरा सोचो, भारत की आईपीसी, भारत की जनसंख्या अमेरिका की 5 गुनी ज्यादा। भारत में क्राइम अमेरिका का 5 है। ऐसे मारा तो ऐसे, ऐसे मारा तो ऐसे, गला रेत के मारा तो ऐसे, टुकड़े टुकड़े करके मारा तो ऐसे, हेट क्राइम में मारा तो ऐसे, अगर धर्म और जाति की नफरत के हिसाब से मारा तो ऐसे, अलग अलग धारा। और इस देश में हमने वर्ल्ड क्लास हाईवे बना लिए जहां पैसा खर्च होता है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया जहां पैसा खर्च होता है। वो सारे काम वर्ल्ड क्लास किए जहां पैसा खर्च होता है, लेकिन वो काम नहीं किया जो फ्री में होता है। एक चीज याद रखिए, इस देश में कानून का राज है। जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक राज अच्छा नहीं होगा। जिन देशों ने सठे साठम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, और यह सिद्धांत भारत का है। सठे साठम समाचरित सिद्धांत कहां का है? जिन देशों ने सठे साठम समाचरित सिद्धांत को अपना के अच्छा नियम कानून बनाया, अच्छी व्यवस्था बनाई, तो वहां सुख शांति है, समृद्धि है, सबका साथ सबका विकास है। और जिन देशों ने
झूठे मानवता के आधार पे घटिया कानून बनाया था। वहां अशांति है, अपराध है, लोग परेशान हैं और विकास नहीं है। 50 साल पहले दुबई बना है, 50 साल पहले, केवल 50 साल पहले। आज दुबई दुनिया का सबसे सेफ प्लेस बन गया, सबसे बड़ा कारपोरेट का प्लेस बन गया। दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां दुबई में आके अपने ऑफिस खोल रही हैं। और बाकी तो छोड़िए, हमारे भारत के लोग दुबई शॉपिंग करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रात को 12 बजे भी अगर बेटी निकलेगी तो कोई टेंशन नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं उसको कुछ कर सके। क्यों? क्योंकि 1 महीने के अंदर सजा मिलनी है। यहां तो आज अपराध कर दो, 35 टुकड़े आज करो, सजा मिलेगी 35 साल बाद। ये सिचुएशन है। और मेरा जो प्रयास यही है, और खासकर आप लोगों से बीच में संपर्क, चूंकि आप सारे लोग अपने अपने फील्ड में, आपका फील्ड अलग अलग है, लेकिन सबका मोटिव है कि सबका उद्देश्य ये कि भाई हम लोग अच्छा कर सके, समाज के लिए अच्छा कुछ कर सके। जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, मनसा वाचा करना करिए और समस्याओं के मूल कारण में जाइए। आपके सामने कुछ बाधा आ रही है तो उसके रूट काज पे जाइए और उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक प्रॉब्लम रिपीट होती रहेगी। मैं मारुति में था, जापान का टाइप था, भाई मेरे कोई अगर बोल्ट फेल हो गया मारुति का, या पहिया जाम हो गया, वो ठीक नहीं करते थे, तुरंत ठीक नहीं करते थे। पहले 5 आदमी बैठ जाइए, बताइए पहिया जाम हुआ तो मैन की प्रॉब्लम, मेथड की प्रॉब्लम, मशीन की प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम, पहले रूट काज। इसीलिए आपको जो जापान की गाड़ियां हैं उनमें आपको प्रॉब्लम कम मिलेगी। मैं कोई इनका प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चूंकि काम कर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। होंडा में, टोयोटा में, मारुति में, जो भी गाड़ियां जापान की, आप सर्विस करा के गाड़ी चलाते रहिए, सर्विस कराइए, गाड़ी चलाइए, बीच में आपको धोखा नहीं देती, मेंटेनेंस फ्री होती है, बस सर्विस कराना होगा। क्यों? क्योंकि एक बार वहां जो प्रॉब्लम आ गई वो दोबारा नहीं आती, तीसरी बार नहीं आती, कभी नहीं आती। हमने अपने देश में समस्याओं का रूट काज नहीं किया और इसकी ड्यूटी दिया है किसको? इसकी ड्यूटी दिया हमारे देश में जनप्रतिनिधियों को। अनफॉर्चुनेटली संविधान की दृष्टि में सांसद और विधायक को लॉ मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ मेकर, कानून निर्माता। जैसे फिल्म निर्माता का काम है अच्छी फिल्म बनाना, ऐसे कानून निर्माता का क्या काम है? कानून निर्माता जब अपना घर का निर्माण करते हैं तो कम से कम 10 लोगों का घर देखते हैं। जब अपना घर बनाना होगा तो मोहल्ले के 10 अच्छे घर जाके देख के आएंगे। अपना घर बनाना होगा तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे और तब सारे आर्किटेक्ट्स का जो बेस्ट नक्शा होगा, जो 10 घर देख के आएंगे, जो उसमें बेस्ट घर होगा, वैसा अपना घर बनाएंगे। और कई बार तो ऐसा होगा, एक घर के ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, दूसरे घर के बेडरूम की नकल करेंगे, तीसरे घर के किचन की नकल करेंगे। कोशिश ये होगी कि सबसे बढ़िया मेरा घर बने। हमने कानून बनाने में काम नहीं किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय 10 देशों के संविधान की नकल किया और इसको मैं बुरा नहीं मानता। हालांकि उनके पास रास्ता था, वो वेद पुराण से ले आए होते तो और भी अच्छी चीजें निकल गया था। कुछ लोगों ने, महावीर त्यागी जैसे लोग थे, राव साहब थे, उन लोगों ने पीछे से भी उठाया, वेद पुराण की कुछ धाराएं ली, कुछ मनुस्मृति से कुछ चीजें उठाई। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए, बस वो जो बाबू होता है नौकर साहब, वो एक ड्राफ्ट बना के दे देता है, विधानसभा में पेश कर देते हैं और उसमें वो थोड़ा बहस हो गई, ताली बज गई और पास। कभी हमने सोचा ही नहीं कि जो मैं कानून बना रहा हूं इस पे सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है। भाई उन्हीं को तो देखेंगे ना। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो खराब घर थोड़ी देखते हैं। अपना घर बनाते समय हम अच्छा वाला घर देखते हैं कि भैया लेटेस्ट घर कहाँ बना, लाओ दोनों देख लेते हैं, उसके हिसाब से अपना घर बनाएंगे। हाईवे बनाने के समय हम देखते हैं अमेरिका का हाईवे कैसा है, एयरपोर्ट बनाते समय देखते हैं सिंगापुर का एयरपोर्ट कैसा है, बाकी सब में देखते हैं। लेकिन जो काम फ्री में हो सकता है
और जिस काम के लिए उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है, उस काम में ईमानदारी की कमी है। राज्य कैसे चल रहा है, बहुत बुरा हाल। यहाँ क्राइम कम है, यहाँ बाकी सब चीजें काफी ठीक है, अच्छी बिजली आती है, अच्छा व्यवसाय, अच्छा मतलब डेवलपमेंट का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बाकी जगह बहुत बुरा। भारत का संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। जनसंख्या नियंत्रण पे अभी 2-3 साल से थोड़ी चर्चा शुरू हो गई, उसके पहले चर्चा भी नहीं करते थे। भारत का संविधान कहता है समान शिक्षा लागू करो, संसद विधानसभा में चर्चा ही नहीं की, कभी कहा ही नहीं भैया क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे किताब अलग क्यों हो, कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे किताब अलग क्यों होनी चाहिए। संविधान कहता है समता समानता समरसता इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी, तो किताब अलग क्यों होनी चाहिए, चर्चा ही नहीं की। अब वो अलग बात है कि कोचिंग माफियाओं का प्रेशर होता है, बाकी अलग अलग प्रेशर होते हैं, अलग बात है। लेकिन इसमें आगे बात तभी बनेगी जब आप लोग यूथ हैं, आप लोग सोशल मीडिया को यूज भी करते हो। कितने लोग करते रात भाई, सब लोग करते हैं। फेसबुक कितने लोग करते हैं। मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग सोशल मीडिया को राष्ट्र निर्माण के काम में उपयोग करिए, समाज के उत्थान के लिए उपयोग करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने बर्थडे की फोटो मत डालिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनी सेल्फी मत डालिए, लेकिन आज के बाद आप सोशल मीडिया पे समस्या मत लिखिए, समस्या का मूल कारण और अस्थायी समाधान लिखिए। आपको कहीं सड़क पे गड्ढा मिले तो गड्ढे की फोटो डालिए, लेकिन उसमें यह लिखिए इस गड्ढे का मूल कारण भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मूल कारण घटिया काम। और आपको फेसबुक से 5000 फ्रेंड बनाने की छूट भी मिली हुई है, तो बना लीजिए, कौन सा पैसा लगता है भाई, फ्री वाला काम तो कर ही लेना चाहिए ना। 5000 फ्रेंड बना लीजिए, 4000 बना लीजिए, 3.5 जितना बना सकते बना लीजिए। और एक बार अच्छी चीजें भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, खराब चीजें धीरे धीरे बढ़ती है। अभी समस्या शेयर करने वाले बहुत लोग हैं, एक बार आपने अगर मूल कारण रूट काज लिखना शुरू किया, परमानेंट सॉल्यूशन शुरू किया, आपको देखते देखते आपका कोई फ्रेंड बेंगलोर में होगा वो भी यही शुरू कर देगा, आपका कोई फ्रेंड कहीं और बैठा होगा वो भी बोले यार ये हमारा वाला फ्रेंड बहुत अच्छा है, ये प्रॉब्लम नहीं लिखता है, तो प्रॉब्लम का रूट काज लिखता है, परमानेंट सॉल्यूशन लिखता है। आज के बाद आप रूट काज और परमानेंट सॉल्यूशन लिखना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत की 80% समस्याओं का रूट काज घटिया कानून है। 80% घटिया कानून से मतलब घटिया शिक्षा व्यवस्था भी है, घटिया कानून भी है, घटिया नियम भी है, जो भी चीजें उस पर काम करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ, यही आशा करता हूँ। समय कम है इसलिए और लंबी चर्चा नहीं हो सकती है, बाकी अगर कोई प्रश्न होगा या आपसे कुछ होगा तो मैं ले लूंगा। बहुत बहुत सर एक मुझे पीआईएल करनी है, reforms in the parliament, and parliament can take the power of the top court and can overrule the judgments of the top court. So what are your views on the independence of judiciary in the current era? मेरा नाम जयदीप है, मैं